हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस टीजीटी साइंस के केमिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को, जो इसी ईयर एग्ज़ाम हुआ था केवीएस का, उसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। और ये एग्ज़ाम दो हुए थे, एक तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था और एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम हुआ था। तो जो डिपार्टमेंटल वाला एग्ज़ाम था उसके सॉल्यूशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फिजिकल प्रॉपर्टी वुड बी द मोस्ट यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द टू सैंपल्स ऑफ मेटल आर द सेम और नोट। देखो आपको कोई भी मेटल के लिए दो सैंपल्स ही हैं, ठीक है। जैसे सपोज एक ए सैंपल और एक बी सैंपल है, तो आप इन चारों में से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो मेटल सेम है या फिर डिफरेंट है। तो देखो फर्स्ट आपको दिया है मास। तो देखो मास तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो दोनों ही सैंपल्स दिए हो, दोनों सैंपल के सेम दिए हो, तो इससे तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। फिर सेकंड है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि आपको ये जो दोनों अलग-अलग सैंपल्स दिए, इन दोनों का ही वॉल्यूम सेम हो। कलर कलर भी सेम हो सकता है दोनों सैंपल का। अब यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा अभी, ऑप्शन नंबर 4। जो इसकी करेक्ट और जो सूटेबल प्रॉपर्टी बनेगी, जिसके बेसिस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो दोनों सैंपल सेम है या फिर डिफरेंट है, वो क्या है भई, डेंसिटी होती है। डेंसिटी के बेसिस पे ही हम क्या है भई इज़िली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डेंसिटी सेम नहीं हो सकती दोनों सैंपल की, ठीक है? कोई भी 2 मेटल की डेंसिटी सेम नहीं होगी, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा अभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। At room temperature and 1 atmospheric pressure, the molecules are farthest apart in। अब देखो farthest बोला है तो इसका मतलब क्या है कि दूर, यानी कि दूर-दूर पार्टिकल्स होने चाहिए। कब? रूम टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो इसके लिए आपको देखो क्या ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट दिया है आपको क्लोरीन, सेकंड है ब्रोमीन, थर्ड है आयोडीन और फोर्थ आपको दिया है वाटर। तो देखो वाटर तो हमें पता ही है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है भई, लिक्विड होता है। जो क्लोरीन होता है वो क्या होता है भई, ये जो हैलोजेंस हैं इनमें देखना आप, क्लोरीन जो होता है रूम टेम्परेचर पे वो क्या होता है भई, गैसियस स्टेट में होता है। जो ब्रोमीन होता है वो कैसा होता है भई, लिक्विड स्टेट में होता है। और जो आयोडीन है वो क्या होता है भई, सॉलिड स्टेट में होता है। तो यहाँ पर उसने क्या पूछा था, फारदेस्ट अपार्ट, यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए, दूर-दूर होने चाहिए। अब मॉलिक्यूल्स देखो कौन सी स्टेट में दूर होंगे, सॉलिड में, लिक्विड में या फिर गैसियस में। ऑब्वियस सी बात है गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है भई, ज़्यादा होता है, ठीक है? लार्जर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आएगा क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन इन बिलो। यहाँ पर देखो आपको एक टेबल दी है और इस टेबल में आपको 4 एलिमेंट्स दिए हैं, मरकरी, फास्फोरस, राडान और गैलियम। और इन चारों ही एलिमेंट का आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिया है। और क्वेश्चन में देखो फिर क्या पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज एलिमेंट्स, यानी कि इन चारों में से कितने एलिमेंट्स या फिर कौन से एलिमेंट्स आर सॉलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेंगे भाई, सॉलिड रहेंगे। और 1 एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि इतने टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या रहेंगे भाई, वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे। तो देखो फर्स्ट आपको दिया है मरकरी। तो मरकरी जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है भाई, यहाँ पर -39 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है भई, 357 है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इसकी रेंज बनेगी, वो क्या हो जाएगी भई, ये वाली रेंज है। अब उसने क्या पूछा है, सॉलिड। तो अब सेकंड देखो यहाँ पर जो फास्फोरस है, फास्फोरस के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि वो क्या दे रखा है आपको, देखो 44। तो यानी कि 44 तक वो क्या था भई, सॉलिड इन स्टेट था। मेल्टिंग का क्या मतलब है भई, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, मेल्ट कौन से स्टेट से होगा, ऑब्वियस सी बात है सॉलिड स्टेट से ही मेल्ट होगा। तो अब यहाँ पर देखो ये इसका मतलब ये है कि 44 यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट दिया है कि भई यहाँ तक, इतने टेम्परेचर तक तो वो क्या रहेगा, सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। 44 के बाद यानी कि 280 तक बॉइलिंग पॉइंट है ना ये इसका, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो क्या बनने लग जाएँगे, वेपर। तो यानी कि इस रेंज में वो क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। और आफ्टर 280 वो क्या हो जाएगा भई, वेपर स्टेट में आ जाएगा। तो ये जो फास्फोरस है, फास्फोरस देखो 44 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट दिया है। और यहाँ पर आपसे पूछा कितने के लिए था, 25 डिग्री के लिए। तो यानी कि ये वाला जो है, इसका क्या है भई, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, सॉलिड इन स्टेट रहेगा। ऐसे देखो नेक्स्ट क्या है, देखो ये तो आपको पता ही है, ये क्या है, नोबल गैसेज़ है। रेडान जो होता है ये क्या होती है भई, नोबल गैस होती है। तो आपको वैसे ही पता चल रहा है कि ये गैसियस स्टेट में रहेगा। और वैसे देखो क्या है भई, इसका मतलब ये है कि -71 पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा और -62 तक रहेगा। तो यानी कि ये क्या है, इसकी लिक्विड रहने की रेंज है। इससे पहले वो क्या रहा होगा, सॉलिड रहा होगा। तो यानी कि ये भी नहीं आएगा। फिर इसके बाद देखो क्या है, गैलियम। तो गैलियम क्या है भई, देखो यहाँ पर गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना दिया आपको, 30। अब यानी कि वो 30 डिग्री पे मेल्ट होना स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि वो 25 डिग्री पे क्या ही रहेगा, सॉलिड ही रहेगा।
आ गई ना बात समझ में? देखो यहाँ पर इस ऑप्शन में भी 44 दे रखा है इसका मेल्टिंग पॉइंट और 25 डिग्री पे उसने पूछा है। लेकिन वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा 44 पे, यानी कि 44 तक तो वो क्या रहेगा? सॉलिड ही रहेगा ना। तो यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, यानी कि कितने एलिमेंट्स देखो यहाँ पर क्या है भई, सॉलिड स्टेट में रहेंगे 25 डिग्री पे 2 एलिमेंट्स, एक फास्फोरस और एक गैलियम। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भई, देखो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंटेड इन अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? देखो यहाँ पर एक ये मैग्नीशियम सल्फेट का आपको एक सॉल्ट दिया है और इसमें क्या पूछा है उसने, उसने ये पूछा है कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या बनेंगे। तो आप काउंट कर लो, देखो क्या है फॉर्मूला, MgSO4 डॉट और ये 7H2O, ठीक है। यहाँ पर इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछता तो क्या आते भाई, कितने वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर 7। तो ये क्या आ जाता भाई, इसका आंसर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का 7 आ जाता। बट उसने पूछा एटोमिसिटी, एटोमिसिटी क्या होती है किसी भी एलिमेंट की, जितने भी उसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो यहाँ पर काउंट करो कितने हैं, देखो मैग्नीशियम 1, सल्फर क्या है 1, तो 1 प्लस 1, ऑक्सीजन देखो O4 लिखा है, ये भी कितने हैं भई 4 है, और प्लस में क्या है देखो 7H2O, यानी कि 7 वाटर मॉलिक्यूल है और एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है, देखो 2 तो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के 3। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 2 और ये 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6 और प्लस में ये 7 3 ज़ा क्या है भई 21। जब आप इसे ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा भई 27 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो आपको कौन से ऑप्शन में दिया है भई 27, इट इज़ इन द फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में आपको 27 दिया है, तो यही क्या है भई इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग ऑफ प्योर वाटर इन अ बीकर द बबल्स दैट इनिशियली राइज टू द सरफेस आर कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ। देखो ये पूछा है क्वेश्चन में कि जब हम बॉइलिंग स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग ऑफ प्योर वाटर, यानी कि बीकर के अंदर आपने वाटर लिया है और उसको क्या कर रहे हो भई बॉयल करना स्टार्ट कर रहे हो। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस यानी कि जो बॉइलिंग का प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस के टाइम पे द बबल्स दैट इनिशियली राइज टू द सरफेस, जो बबल्स बनते हैं ना सरफेस पे प्राइमरली वो किसके होते हैं, किसके बने होते हैं भाई, किसका कंपोज होते हैं, एयर का, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो ये आएगा ही नहीं, क्योंकि जब भी हम वाटर को क्या करते हैं भाई बॉईल करेंगे तो वो क्या बनेंगे, या तो वेपर्स होंगे या फिर क्या होती है भाई गैस होती है। तो यहाँ पर जो इसके लिए एक्सप्लेनेशन है एक बार इसको रीड करते हैं, व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट टू बॉईल वाटर, यानी कि जब आप स्टार्ट करते हो वाटर को बॉईल करना, बबल्स आर बेसिकली आर एयर बबल्स। तो जो बबल्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, स्टार्टिंग में एयर बबल्स होते हैं, एयर ही होती है वो। दीज आर द बबल्स फॉर्म फ्रॉम द डिजोल्व गैसेज इन वाटर, और ये बनती कैसे है, जो भी वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है ना, एयर जो डिजोल्व होती है उसी के वो बनते हैं। द सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज डिक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सोलिबिलिटी क्या होती जाएगी भाई, डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते जाएंगे जो सोलिबिलिटी है गैसेज की वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दैट इज वाई द डिजोल्व एयर बबल्स कम आउट फ्रॉम द वाटर। तो इसी वजह से क्या होता है, सोलिबिलिटी कम हो गई। अब सोलिबिलिटी कम हो गई तो यानी कि वाटर में जो भी एयर प्रेजेंट थी वो क्या है, एयर बबल की फॉर्म में बाहर आ जाती है। एंड दस एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रीच, और बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, वाटर वेपर स्टार्ट टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, और जो वाटर वेपर होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाता है। तो देखो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनिशियली, कि इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो बॉइलिंग करना तो क्या होता है वहां पर, तो क्या देखा है आपने वहां पर एयर बबल्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि एक्सोथर्मिक कौन सी होगी। फर्स्ट आपको दिया है आइस मेल्टिंग। तो देखो जब भी आइस मेल्ट होती है, ये देखो आपने क्या किया है, यहाँ पर आइस को रखा है, ये आइस जब भी मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो ये क्या करता है भाई, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है, सराउंडिंग से क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। देखो 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक एक्सो होगी और एक एंडो होगी। एक्सो का मतलब होता है आउट, यानी कि एग्जिट, यानी कि हीट का बाहर निकलना, आउट होना। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, हीट का एंटर होना, हीट का अंदर आना, ठीक है, रिएक्शन में। तो यहाँ पर देखो ये कैसी रिएक्शन है, जब हम आइस को ऐसे रखेंगे रूम टेम्परेचर पे तो क्या है, ये सराउंडिंग से हीट लेगा और हीट लेने के बाद ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, यानी कि इसको बाहर से एनर्जी मिल रही है। तो ये कैसे टाइप की रिएक्शन है भाई, एंडोथर्मिक है। फिर नेक्स्ट देखो आपको दिया है बॉइलिंग सूप। तो देखो बॉइलिंग करने के लिए तो आपको पता ही है बाहर से टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, हीट करोगे तभी आएगा। तो ये क्या हो गया, ये भी एंडोथर्मिक हो गया है। नेक्स्ट आपको दिया है अमोनियम थियोसाइनाइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड आर मिक्स एट 25 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ड्रॉप्स। वो कह रहा है कि इन दोनों को हमने मिक्स किया और मिक्स कौन से टेम्परेचर पे किया है भाई, 25 डिग्री सेल्सियस पे किया, और जो इसका टेम्परेचर है वो भी क्या हो गया है, ड्रॉप हो गया है।
तो ये भी रिएक्शन कैसी बनेगी भई, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा भई, ऑप्शन नंबर 4 कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। कंडेंसेशन देखो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है वेपर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना। कंडेंसेशन क्या होता है भई, वेपर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना। तो यानी कि जब ये प्रोसेस होती है तो ये कैसी प्रोसेस होती है भई, ये एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, हीट रिलीज़ होती है। वेपर है, एयर होती है, एयर क्या करती है, यानी कि इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं अभी, अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं और लूज़ करने के बाद क्या होते हैं भई, जो पार्टिकल गैप होता है वो कम होता है और कम होने के बाद वो किस में आ जाते हैं भई, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्या आएगा भई, ऑप्शन नंबर 4। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, अगर यहाँ यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया होता भई, इवेपोरेशन होता, क्या होता? इवेपोरेशन होता। तो इवेपोरेशन कैसी प्रोसेस होती है भई, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। इवेपोरेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं भई, क्या होता है इसमें, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। लिक्विड से क्या बनता है भई, लिक्विड से वेपर बनता है, लिक्विड से वेपर स्टेट में जाते हैं पार्टिकल्स। तो ये कैसी प्रोसेस होती है भई, एंडोथर्मिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखो 4 ऑप्शंस दिए और इसमें से ये पूछा है कि कौन-सा स्टेटमेंट करेक्ट फॉर्म है या फिर करेक्ट बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन है केमिकल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। फर्स्ट है, इट क्रिस्टल्स आर मेटालिक ग्रे। तो देखो ये तो कलर के बारे में बता रहा है, तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड है, इट डिसॉल्व इन अल्कोहल। तो डिसॉल्व होना कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है। इट फॉर्म्स अ वॉयलेट कलर्ड गैस, यानी कि ये वॉयलेट कलर्ड गैस बनाता है। और फोर्थ आपको दिया है, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अ गैस, कि भई कोई होता है वो क्या करता है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या करता है, गैस बना लेता है। कोई भी एलिमेंट की कंपाउंड की बात की है। तो ये जो फोर्थ आपको दिया है यही बिल्कुल करेक्ट है। देखो इसमें तो क्लियरली लिखा है ये रिएक्ट, तो रिएक्ट का मतलब तो आपको पता ही है रिएक्शन से है। तो यही क्या है भई, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल द फॉलोइंग मासेस आर पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल कार्बन एटम एक्सेप्ट वन, द इम्पॉसिबल वन इज। यहाँ पर देखो कार्बन एटम के लिए आपको ऑल द पॉसिबल मासेस दिए हैं कि इनके मास ये हो सकते हैं। इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो पॉसिबल नहीं है, तो वही आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो कार्बन जो होता है, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं। एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 13 होता है और एक कार्बन 14 होता है। आइसोटॉप्स बेसिकली कैसे एलिमेंट्स होते हैं? ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है भई, सेम होता है बट मास नंबर इज़ डिफरेंट। तो अब देखो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो तो क्या है, 6 ही है। बट यहाँ पर इसके मास नंबर अलग-अलग है, 12, 13 एंड 14। तो इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, आइसोटॉप बोलते हैं। अब देखो ये पूछा उसने कि इसमें से कौन-सा पॉसिबल नहीं है, तो देखो यहाँ पर 12 दिया है तो ये तो कार्बन का मास होगा। फिर थर्ड ऑप्शन देखो इसमें 13 दिया है तो ये भी होगा। फोर्थ आपको दिया है 14 तो ये भी होता है। देखो कार्बन 12, 13 एंड 14। जो सेकंड ऑप्शन है ये देखो क्या दिया है, 12.011। ये जो होता है ना, ये क्या होता है भई, इन आइसोटॉप्स का एवरेज एटॉमिक मास होता है। ये कार्बन एटम का क्या है, इंडिविजुअल मास नहीं होता है, क्या है भई, एवरेज एटॉमिक मास होता है। एवरेज एटॉमिक मास पता है ना क्या होता है? भई सबका ऐड करोगे यानी कि जब इन तीनों का एवरेज कैलकुलेट करोगे, ये जो दे रखा है 12, 13 एंड 14, तो ये 12.011 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्या आ जाएगा भई, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये क्या है भई, कार्बन एटम का एवरेज एटॉमिक मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ऑन हीटिंग Cl2O7 डिकम्पोजेस टू फॉर्म Cl2 एंड O2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्लोरीन टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर आपको ये बोला है इसने कि आपके पास Cl2O7 था, ये डिकम्पोज हो गया, ठीक है, ये डिकम्पोज होकर क्या प्रोडक्ट बना लेता है, Cl2 प्लस O2। और यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है क्लोरीन टू ऑक्सीजन एटम का। ये जो प्रोडक्ट में क्लोरीन और ऑक्सीजन बन रही है ना, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले रेशियो फाइंड आउट करने के लिए तो ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी बैलेंस, ये रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अब बैलेंस करने के लिए क्या देखना पड़ेगा हमें, नंबर ऑफ एटम्स देखने पड़ेंगे। तो देखो इस साइड क्लोरीन कितने हैं भाई, रिएक्टेंट की साइड पे 2 हैं, प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम है, यहाँ पर 2 हैं। बट यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 7 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं भाई, 2 हैं। देखो एटम 2 है बट मॉलिक्यूल 1 है। तो पहले तो ये बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ये 7 है ना, तो मैं इसे मल्टीपल बना देती हूँ इसका, 7 टू द 14। तो यहाँ पर कितने एटम हो गए अभी, देखो अब ये 14 हो गए, और यहाँ पर ये जो क्लोरीन है देखो 2 थे, अब यहाँ पर ये 7 टू द 14 है, तो 14 ऑक्सीजन के एटम हो गए। बट इस साइड पर अब रिएक्टेंट की साइड पर कितने रह गए, 7। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 ज़ा 14, ऑक्सीजन एटम तो 14 हो गए, बट अब यहाँ पर क्लोरीन भी चेंज हो गई क्योंकि 2 2 ज़ा 4, क्लोरीन एटम कितने आ गए भई, 4 आ गए, और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर कितने रह गए, 2। तो यानी कि यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस है। अब जब आप ये काउंट करोगे तो इसमें क्लोरीन भी और ऑक्सीजन भी दोनों क्या है, बैलेंस है। और आपको प्रोडक्ट में अब क्या करना है, क्लोरीन और ऑक्सीजन का रेशियो देखना है। तो देखो यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन के कितने एटम है, देखो 2 2 ज़ा 4,
और यहाँ पर कितने हैं 7 टू द ऑक्सीजन के कितने एटम है भई यहाँ पर देखो 7 टू द 14 ये है। अब इसे सिम्पलेस्ट फॉर्म में लेकर आओ तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 2 टू द 4 और 2 7 ज़ा तो क्या रेशियो आ गया भई 2:7। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आएगा क्या आ जाएगा भई ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय थिन मेटल फॉइल्स एस्टैब्लिशेस दैट। यहाँ पर देखो अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट था, उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में यानी कि उससे क्या-क्या कंक्लूज़न मिला था हमें, उसके बारे में उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको वो ही करेक्ट वाली आइडेंटिफ़ाई करनी है जो उसने बताया था। तो फर्स्ट आपको दिया है मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम आर कंसंट्रेटेड इन अ न्यूक्लियस तो यही वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो उसने क्या बताया था, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करते हैं ऑन द किसके ऊपर भई जो भी क्या होती है यहाँ पर गोल्ड की शीट होती है उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करते हैं और इसमें क्या होता है जो भी यहाँ पर ये एटम्स होते हैं हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर पार्ट क्या होता है इसका डिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं अभी अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होकर चले जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है भई वहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में बेसिकली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन कैसे होते हैं भई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और जो अल्फा पार्टिकल है वो भी क्या होते हैं हीलियम प्लस 2 आयन होते हैं। तो ये भी देखो कैसे हैं भई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस में भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो यानी कि जब ये जाते हैं, तो यानी कि सेम चार्जेज़ क्या करेंगे, पॉजिटिव-पॉजिटिव रिपेल करेंगे और ये अपने पाथ से क्या हो जाते हैं भई डिफ्लेक्शन शो कर जाते हैं और तो इसी डिफ्लेक्शन की वजह से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर क्या है इसका और क्या होता है भई यहाँ पर ज़्यादातर जो पार्टिकल्स होते हैं और क्या करते हैं कुछ डिफ्लेक्शन शो करेंगे, कुछ स्ट्रेट चले जाते हैं। तो इसी से हम कंक्लूड करते हैं कि जो मास होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड रहता है भई न्यूक्लियस में रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया भई ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द यहाँ पर देखो ये एक आयन दिया है, ठीक है? टिन का आयन दिया है, टिन की स्पेलिंग गलत लिख रखी है इन्होंने, ये एसएन होगा, ठीक है? ये टिन का एक आयन दिया है और यहाँ पर क्या होगा टिन की स्पेलिंग TIN होगी, इन्होंने यहाँ पर 10 लिखा है और सिंबल इसका SN होगा। और इसमें आपको क्या आइडेंटिफ़ाई करना है भई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखो जो इसके लिए दिया है वो क्या दिया है SN+2 यानी कि +2 का मतलब क्या है कि ये कैटायन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और इसके लिए एटॉमिक नंबर है 50 और जो मास नंबर है वो कितना दिया है भई 119। तो देखो सबसे पहले तो जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेज़ेंट होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन भी कितने हैं भई 50 प्रोटॉन प्रेज़ेंट है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन देख लो किसमें 50 प्रोटॉन्स दिए हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन कट हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन कट हो गया। सेकंड और थर्ड में 50-50 प्रोटॉन्स दिए हैं। अब देखो क्या होता है जो भी एटॉमिक नंबर होते हैं उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर ये +2 नहीं होता तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते? 50 इलेक्ट्रॉन्स ही होते। बट अब यहाँ पर क्या है +2 चार्ज का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। अब इसके पास थे कितने इलेक्ट्रॉन 50 इसने 2 लूज़ कर दिए तो यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए भई 48 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो यहाँ पर 48 इलेक्ट्रॉन आपको किसमें दिए हैं? तो देखो ये आपको दिया ऑप्शन नंबर 3 में तो यही क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ पर मैं आपको साथ-साथ क्या बता देती हूँ भई न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं मास नंबर क्या है देखो 119 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन्स कितने हैं भई 50 तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 69 तो ये देखो ये आ गया 69 तो इसका राइट आंसर क्या था भई ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसा क्वेश्चन देखो आप एनवीएस और केवीएस के जो इसी साल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन्स आप देखोगे वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है? आए हुए हैं ये टीजीटी के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो एटम T हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक कोई भी एटम है T जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखो 3 हैं और एक कोई दूसरा एटम है S और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भई 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इसने ये बोला है कि T और S मिलकर एक्सपेक्टेड क्या फ़ॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है? तो देखो ये फ़ॉर्मूला बनाने के लिए आपको यहाँ पर इसने क्या दे रखी है वैलेंसी दे रखी है दोनों एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो देखो ये हमने रूल पढ़ा है कि जब भी क्या होते हैं भई 5 से ग्रेटर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे हम 8 माइनस करके कैलकुलेट करते हैं कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो यहाँ पर देखो क्या है, अब इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू ये क्या करेगा अभी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो बेसिकली जिसमें भी 5 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट रहते हैं वैलेंस शेल में, उसमें हम क्या करते हैं 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कर देते हैं और उससे वैलेंसी को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 से ज़्यादा है तो 8 माइनस 6 2 तो यानी कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कितनी आई है भई 2 आई है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये गेन करेगा और गेन करके 6 + 2 8 हो जाएँगे ना, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। अब देखो इन केस ऑफ टी,
टी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है, तो यानी कि जब भी क्या होता है 5 से लेस होते हैं, यानी कि 4 से लेस होते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, वो क्या करता है अभी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा टी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तो यानी कि अब क्या पता चला आपको कि यहाँ पर जो टी है, इसकी तो वैलेंसी कितनी है अभी +3 है, ये तो लूज़ करेगा और जो एस एटम है, इसकी वैलेंसी क्या है भई यहाँ पर -2 ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब ये +3 और -2 तो मैंने सिर्फ़ इसलिए लिखे हैं यहाँ पर ये प्लस साइन और माइनस साइन जिससे आपको ये पता लग जाए कि ये गेन कर रहा है या फिर लूज़ कर रहा है, बट जब भी हम फ़ॉर्मूला बनाते हैं तो वहाँ पर ये प्लस और माइनस का काम नहीं होता है। फिर कैसे करते हैं, ये क्रॉस फ़ॉर्मूले से हम करेंगे इसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा देखो T2 और S3 बन जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो क्या आ गया अभी, देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है, तो देखो ये आपको गिवन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो ये क्या है, फर्स्ट आंसर आ गया। अगर किसी को ये क्रॉस फ़ॉर्मूले वाले क्वेश्चन्स में प्रॉब्लम है या फिर किसी को करना नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम एक बार इसे फटाफट से रिवीजन के तरह से एक बार डिस्कस कर लेंगे इसको अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर 2 स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन जो एटम होता है उसके 2 स्टेबल आइसोटोप्स हैं, दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू। अब आइसोटोप जो होते हैं वो किसमें डिफरेंट होते हैं, देखो आइसोटोप में क्या रहता है, आइसोटोप की डेफिनेशन ही क्या होती है, सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन ही आपको क्या दिया है कि एटॉमिक मास में डिफर करेंगे, तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो उसने नेक्स्ट क्या दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कैसे होते हैं भाई, आइसोटॉप्स में सेम होते हैं, क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर सेम है और जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो अगर जैसे देखो ये कार्बन 6 आपने ये एक तो 12 लिया है और एक ये कार्बन 13 लिया है, दोनों का एटॉमिक नंबर देखो क्या है, 6 है। अब दोनों के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने रहेंगे भई, सेम ही रहेंगे, तो ये डिफरेंट नहीं होते हैं प्रोटॉन्स तो। फिर थर्ड दिया है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर तो देखो है ही सेम, और फोर्थ आपको दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो यानी कि कॉन्फ़िगरेशन भी सेम ही रहेगी। और एक और चीज़ यहाँ पर देखो डिफर में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता था एटॉमिक मास के प्लेस पे, कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना वो भी डिफर कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, देखो मास नंबर के ऊपर। अगर मास नंबर वेरी करेगा तो यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट आएँगे। तो इस क्वेश्चन में मास नंबर भी इसका करेक्ट आंसर है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड ही है। मतलब ये भी आप जब एनवीएस और केवीएस वाले पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखोगे ना, वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ए मिक्सचर कंटेनिंग 15 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 25 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज सील इन अ फ्लास्क। एक फ्लास्क लिया हमने, उसके अंदर 15 ग्राम क्या है भाई कार्बन लिया आपने और 25 ग्राम ऑक्सीजन लिया और उसको सील कर दिया, ठीक है, वो सील कंटेनर है। द टोटल मास ऑफ सिस्टम, और जो टोटल मास है सिस्टम का वो कितना है भाई 140 केजी है। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कराने के लिए, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराने के लिए उस कंटेनर को, फ्लास्क को हम हीट कर रहे हैं, और हीट करेंगे तो उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ द सील फ्लास्क आफ्टर हीटिंग, कि भाई उसके मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब उसको हीटिंग करेंगे। तो देखो वो ओपन कंटेनर तो है नहीं, अगर वो ओपन कंटेनर होता तो कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि भाई गैसियस प्रोडक्ट बनता तो वो बाहर निकल जाता या फिर कुछ और हो सकता था, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, देखो उसने सील कंटेनर लिया है, यानी कि वो कंटेनर कैसा है भाई, क्लोज है। अगर वो क्लोज कंटेनर है तो यानी कि वहाँ पर उस कंटेनर के अंदर, उस फ्लास्क में जो भी हो रहा होगा वो कहाँ रहेगा भाई, इस कंटेनर के अंदर ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल मास जो है कंटेनर का वो चेंज ही नहीं होगा, वो सेम एज इट इज रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 140 ग्राम ही रहेगा वो, ठीक है। क्यों रहेगा, क्योंकि वो ओपन कंटेनर नहीं है। अगर ओपन कंटेनर होता ना और फिर आप रिएक्शन मिक्सचर को, यानी कि इसे कार्बन और ऑक्सीजन को हीट कर रहे होते, तब पॉसिबिलिटी थी कि भई प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट की अमाउंट या फिर फ्लास्क में जो भी है मिक्सचर है, उसकी अमाउंट में चेंजेस आते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, इफ द हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन है C2H4 इज बर्न इन ऑक्सीजन गैस, उसे हमने बर्न कर दिया है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन गैस के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म। तो ये बेसिकली कौन सी रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है। कंबशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं अभी, हीट करते हैं, और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, और प्लस में साथ साथ हीट एनर्जी भी मिलती है, एज डिस्क्राइब बाय द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर देखो ये जो रिएक्शन कर रहा है ना बर्निंग की, बर्न हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये बर्न हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर एक अनबैलेंस इक्वेशन दी है। ये आपको इसकी बैलेंसिंग इक्वेशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू C2H4 मॉलिक्यूल, यानी कि अगर आपने यहाँ पर रिएक्टेंट में 1 मॉलिक्यूल लिया है C2H4 का, तो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि क्या यहाँ पर चेंजेस होंगे या फिर क्या प्रोडक्ट बनेंगे।
तो देखो यहाँ पर इसे बैलेंसिंग करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा भई, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो देखो इस रिएक्टेंट साइड पर जो कार्बन है आपको क्लियरली दिख रहा है कितने एटम है भई, 2। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में क्या है, 1 ही है। तो यहाँ पर आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, साथ में देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये भी कितने हैं, देखो 4 एटम्स दिख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन है जो कितने हैं, देखो ये 2 ही लिखा है, तो इसको यहाँ पर भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस है या फिर अभी भी कुछ चेंजेस है, तो देखो यहाँ पर कार्बन तो 2 हो गए और हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन भी 4 हो गए हैं। बट यहाँ पर देखो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम दोनों साइड पर चेंज हो गया। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर कितने हैं, देखो 2 ही एटम है। बट जब आप प्रोडक्ट साइड पर देखोगे तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर ये 2, तो 4 प्लस 2 कितनी ऑक्सीजन एटम है भई, देखो 6 आ गई। तो अब ये 6 को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या हो गया, 3 2 ज़ा 6 और इस साइड पर क्या, इस साइड भी क्या थी भई, 6 ही ऑक्सीजन एटम थी। अब देखो ये रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो आपको दिया है कि 1 मोल ऑफ C2H4, 1 मोल ये C2H4 का रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2, ये 1 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, गलत है। ये कितने कंज्यूम कर रहा है, 3 मोल, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड आपको दिया है फॉर्म 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि 1 मोल ऑफ C2H4 क्या कर रहा है, 2 मोल बना रहा है किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो 1 मोल से कितने बन रहे हैं भई, 2, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी रॉन्ग ही आ जाएँगे। देखो दे रखा है 3 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं जबकि 2 बन रहे हैं। फोर्थ आपको दिया है कि 4 मोल्स ऑफ O2 यूज़ हो रहे हैं, तो देखो यहाँ पर 3 ही यूज़ हो रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन देखते हैं अब, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SbF3, यानी कि यहाँ पर देखो आपको एंटीमनी का फ्लोराइड दिया है, आर नीडेड टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ फ्रीओन। 1 ग्राम आपको फ्रीओन बनाना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर देखो फॉर्मूला भी दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बनाना है। और यहाँ पर देखो इन दोनों कंपाउंड के लिए आपको मास भी गिवन है, ये एंटीमनी के फ्लोराइड के लिए भी और ये फ्रेऑन 12 के लिए भी आपको देखो मास यहाँ पर गिवन है, अलग से कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। अब देखो ये रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन में किस दोनों एटम की बात हो रही है, किस दोनों कंपाउंड की बात हो रही है, देखो इस रिएक्शन में SbF3 के लिए पूछा है उसने और फ्रेऑन के लिए पूछा है, तो इन दोनों का ही हम देखते हैं यहाँ पर। तो क्या है, देखो 2 मोल्स ऑफ SbF3, ये क्या कर रहा है भाई, 3 मोल्स ऑफ CCl2F2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? ये अब देखो यहाँ पर 1 मोल के लिए आपको मास कितना गिवन है? 179, देखो यहाँ पर, तो 2 इंटू में 179 करोगे तो यानी कि 2 मोल्स के लिए जो यहाँ पर मास आ जाएगा, वो देखो कितना हो जाएगा, ये आएगा आपके पास यहाँ पर 358, कितना आ जाएगा भई, 358। और इसी तरह से यहाँ पर देखो कितने मोल्स कंज़्यूम हो रहे हैं, मतलब कितने मोल्स बन रहे हैं यहाँ पर, 3, और जो इसका मास आपको गिवन है 1 मोल के लिए वो कितना गिवन है, 121, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 363। तो आपने क्या देखा कि 363 ग्राम जो फ्रीओन बन रहा है वो किससे बन रहा है? 358 ग्राम एंटीमनी फ्लोराइड से। तो देखो किस तरह से करेंगे, ये हम लिखेंगे इस तरह से कि 363 ग्राम ऑफ फ्रीओन फॉर्म बाय, यानी कि कितने इससे बन रहा है ये, एंटीमनी फ्लोराइड से 358 ग्राम से। अब उसने आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, देखो 1 ग्राम ऑफ फ्रीओन के लिए पूछा था। अब ये फ्रीओन की अमाउंट है भई, इतने फ्रीओन से इतना इतना फ्रीओन बन रहा है कितने इससे, एंटीमनी फ्लोराइड से। तो यानी कि 1 ग्राम ऑफ फ्रीओन बनेगा कितने से, अब 358 अपॉन में 368, इसे क्या कर लेंगे भई, सिंपली सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो जब आप इसे काट-पीट के डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 2, 0.986 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, सम मेटल्स कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड विद कार्बन, कि भाई कुछ मेटल्स के ऑक्साइड्स को ना हीट करते हैं हम कार्बन के साथ और उससे क्या है भाई, हमें मेटल्स मिल जाती हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। यहाँ पर हम क्या करते हैं बेसिकली, मेटल के ऑक्साइड को, जैसे देखो फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड है, इसको हमने कार्बन मेटल के साथ हीट किया और ये हीट करके क्या करता है भाई, जिंक मेटल बना लेता है और प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर देखो ये मेटल मिल गया ना, मेटल के ऑक्साइड से क्या मिल रहा है अभी हमें, मेटल मिल रहा है। और ये वाला जो चैप्टर है अगर आप वैसे देखते हो तो ये 12th क्लास में मेटलर्जी का चैप्टर है, वहाँ से ये क्वेश्चन हो सकता है, या फिर ये वाला जो टॉपिक है ये आपको 10th क्लास की जो साइंस है उसमें मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में एक आइसोलेशन या फिर मेटलर्जी प्रोसेस करके आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, वहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर देखो एक रिएक्शन दी हुई है और ये पूछा है कि इज एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट आपको दिया है कॉम्बिनेशन, सेकंड दिया है डीकम्पोजिशन, थर्ड दिया है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ दिया है प्रेसिपिटेशन। तो देखो कॉम्बिनेशन तो क्या होते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं।
अब देखो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट तो हैं बट ये कंबाइन करके कुछ एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन कट हो गया। सेकंड आपको दिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से 2 या 2 से ज़्यादा आपको क्या मिलते हैं भई, प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी कि इस रिएक्शन का जस्ट ये रिवर्स होता है। डिकम्पोजिशन में देखो क्या होता है, एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से 1 या 1 से 2 या 2 से ज़्यादा आपको क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 ही रिएक्टेंट है और 2 ही प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है। तो ये डिकम्पोजिशन भी नहीं है। थर्ड आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट, तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, और ऐसी ही रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, थर्ड ऑप्शन देखो आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, मोर रिएक्टिव जो भी एलिमेंट होता है या फिर मेटल होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके प्लेस से और खुद आ जाता है वहाँ पर। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और देखो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें दोनों ही जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं ना, दोनों ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के आयन को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे ये वाला जो एग्जांपल आपको दिया है, ये कैसी रिएक्शन का एग्जांपल है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिया है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, इसने प्रोडक्ट क्या बनाया, देखो सिल्वर, और इसका क्लोराइड आ गया इस दूसरे मॉलिक्यूल का, तो इसने बना लिया सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पर क्या है, देखो ये सोडियम एटम, और यहाँ पर क्या है, नाइट्रेट आयन आ गया, तो ये क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। बट आपको क्वेश्चन में दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो है बट ये कैसा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि ये इसका प्रॉपर आंसर नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया है। फोर्थ ऑप्शन देखो आपको क्या दिया है भई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो आपको पता है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, यानी कि जिसमें क्या होता है भई, ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, ये सिंबल क्या शो कर रहा होता है भई, प्रेसिपिटेट बन रहा है रिएक्शन के अंदर, सॉलिड पार्ट बन रहा है रिएक्शन के अंदर, उसी को ये शो करता है। तो यही क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एरो लगा हुआ है, तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड के आपको क्या मिलते हैं भई, प्रेसिपिटेट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है। फर्स्ट आपको देखो दिया है मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो ये कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, कैसी रिएक्शन है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन करके जब सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सेकंड देखो आपको दिया है एसिड प्लस बेस, HCl क्या है, एसिड है, और ये NaOH क्या होता है, बेस होता है, और इसने क्या किया, देखो वाटर बना लिया है। तो ये कैसी रिएक्शन है भाई, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो ये क्वेश्चन भी इसका आंसर नहीं, मतलब इसका ये भी आंसर नहीं बनेगा। थर्ड आपको दिया है देखो कॉपर सल्फेट, और फिर ये आयरन मेटल है, इसके साथ रिएक्शन की आपने, तो यहाँ पर ये बन गया है FeSO4, यानी कि इस आयरन ने इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और इसके प्लेस पे आ गया, और ये कॉपर मेटल अलग हो गया है। तो ये कैसी रिएक्शन है भाई, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। अभी बताया था ना डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मोर रिएक्टिव मेटल क्या करती है, लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देती है। तो ये किसका एग्जांपल है भाई, डिस्प्लेसमेंट का है। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लास्ट क्वेश्चन था ये वाला, इसके अंदर दोनों के ही आयन्स एक्सचेंज हो रहे थे, इसमें सिर्फ मेटल ने ही एक इसमें से सॉल्ट में से किया है, तो इसलिए क्या बनेगा यहाँ पर देखो, ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर तो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ देखो आपको दिया लेड नाइट्रेट, और इसको जब आप हीट करते हो तो ये क्या करता है, ये लेड ऑक्साइड बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो देखो इसमें क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन क्या होती है भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्निंग ऑफ कॉइल इज एन एग्जांपल ऑफ, कोयले को बर्न करते हैं हम, तो वो कौन से टाइप की रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन होती है, एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है, डिकम्पोजिशन होती है। तो देखो डिकम्पोजिशन तो बनेगी नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट को रिएक्शन कराने पर एक क्या है भाई, 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलने चाहिए, तो ये डिकम्पोजिशन तो है नहीं। ये कैसी होती है, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि कोयला जो होता है कार्बन और प्लस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, एयर में क्या है अभी ऑक्सीजन ही होती है, तो ये इसकी प्रेजेंस में बर्निंग करेगा। तो ये क्या करता है, देखो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेसिकली यहाँ पर ये कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और फिर एंडोथर्मिक, अब ये कैसी रिएक्शन बनेगी भाई, एंडोथर्मिक नहीं होती, कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है। जब हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो यहाँ से लार्ज अमाउंट में, एक्सेस में क्या होती है, एनर्जी, हीट क्या होती है भाई, प्रोड्यूस होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो क्या आ जाएगा, ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3, जिसमें आपको ए और सी दोनों ऑप्शन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड के लिए आपसे यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है भाई, देखो ब्लीचिंग पाउडर होता है, और ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, CaClO2 का ट्वाइस।
और जो इसकी रिएक्शन होती है प्रिपरेशन वाली, वो क्या होती है? ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है और इसके साथ जब आप क्लोरीन की रिएक्शन कराते हो, ये 2Cl2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्या बन जाता है Ca और क्या बन जाएगा Cl और साथ में O2 और ये इसका ट्वाइस ये क्या बन गया अभी यहाँ पर देखो कैल्शियम क्लोराइड बन गया है या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बोल सकते हैं और यहाँ पर क्या है कैल्शियम क्लोराइड भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? तो इसकी रिएक्शन जो है वो ये होती है प्रिपरेशन की और जो इसका फ़ॉर्मूला होता है वो ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। ये पूछा है कि इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आपको दो तीन ही एग्जांपल ध्यान रखने हैं, एक तो Al2O3 होता है, एक जिंक ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, भी ऑप्शन नंबर फोर आ जाएगा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये रिवाइज़ करना और जो बाकी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया हुआ है, उन्हें आप देखना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चंस के साथ।